नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। योगी का बजा डंका। कर्नाटक चुनाव को लेकर दंगल जारी है। सभी दल जीत के सपने को साकार करने के लिए अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक पहुंच चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने नेताओं को कर्नाटक में प्रचार प्रसार के लिए रवाना कर दिया है। जहां एक तरफ मंगलवार को मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंच चुके हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब कर्नाटक पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मांड्या में चुनावी रैली को संबोधित किया। कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है और इसीलिए जब मैं यहां पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक फतेह के लिए खुद बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी खुद चुनावी मैदान में है। सीएम ने मांड्या से चुनावी रैली का आगाज कर दिया है। इसके बाद विजयपुरा और फिर कई अन्य जगहों पर भी सीएम रैली को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में योगी की चुनावी रैली करवाने की काफी डिमांड है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है। इसी के चलते राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने इस महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। दरअसल इस चुनाव को अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ट्रेलर के रूप में पेश किया जा रहा है। वैसे तो इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से कर्नाटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि क्या एक बार कर्नाटक में बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है या फिर इस बार कोई और बाजी मारता है। या तो अब 13 मई को ही साफ हो पाएगा, क्योंकि कर्नाटक में एक चरण के अंदर 10 मई को मतदान है और 13 मई को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ये तस्वीरें एक तरफ आप मेरे देख रहे हैं जहां मतदान होने वाला है, यानी 10 मई को कर्नाटक विधानसभा का मतदान और 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कुल 224 सीटें हैं और किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, यानी बीजेपी के पास 117, कांग्रेस के पास 69, जेडीएस के पास भी सीटें हैं और इसके अलावा यानी बीजेपी की सरकार। लेकिन अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव है, बीजेपी से लेकर कांग्रेस और जेडीएस जो है वो मैदान में उतरी हुई है। लगातार दावे भी किए जा रहे हैं, घोषणाएं भी बढ़ चढ़कर की गई हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कितना बदलाव होगा ये हम जानेंगे। लखनऊ सीधा आपको लिए चलते हैं। राहुल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल श्रीवास्तव, कर्नाटक देखिए, कर्नाटक की धरती पर योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन अब समझने की जरूरत यह है कि यूपी का ये जो डंका है, योगी आदित्यनाथ का जो डंका है, वो कर्नाटक में कितना काम आएगा। कि जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी तो उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम काफी ऊपर था। कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की बात करें, पिछले जो विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में हुए हैं और जिस तरह से बाबा के बुलडोजर की धूम गई है, कर्नाटक चुनाव में भी यही बनाने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा मांग कर्नाटक चुनाव में किसी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, तो यही वजह है कि 25 रैलियां प्रस्तावित है। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में 36 रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की तरफ से कराई जाएंगी, क्योंकि अलग अलग विधानसभा में जो प्रत्याशी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी मांग है कि उनके क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ है उनके लिए प्रचार करें। पिछला रिकॉर्ड भी अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का देखें, अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, ज्यादातर सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजय हुए हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है। और शायद यही वजह है कि कर्नाटक में जहां पर इस बार भाजपा की स्थिति कुछ डामाडोल नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे जिताऊ चेहरे को, फायर ब्रांड नेता को कर्नाटक चुनाव में उतार दिया। और शायद यही वजह है कि आज से इसकी शुरुआत हुई है। 36 रैलियां
अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे। उसमें रोड शो भी शामिल है, जनसभा भी शामिल है। इसके अलावा लोगों से अपील करेंगे वहां पर भाजपा प्रत्याशी जिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो कर्नाटक के चुनाव में एंट्री है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की हो गई है। जिनका पिछला रिकॉर्ड है, फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखे जाते हैं, हिंदू संगठन के एक बड़े नेता के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। उसी को बुझाने के लिए ये सीएम योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक के चुनाव में उतारा गया। और आपको याद होगा कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री उन्होंने भी बाबा के बुलडोजर की तारीफ की थी। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर प्रदेश में चल रहा है उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि इस चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की बेहद मांग हो, और उसी को लेकर लगातार अगले कुछ दिनों तक आपको सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है राहुल, अगर यहाँ पर कार्यक्रम की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का देखिए मांड्या में यहाँ पर रोड शो है, विजयपुरा में भी रोड शो है। इसके अलावा कार्यक्रम और कितने तय किए गए हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिलकर सामने आ रही है कि कहीं और भी रोड शो या रैलियां हो सकती हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज जिस तरह से मांड्या और विजयपुर में आपने बताया कि रोड शो जनसभा करेंगे, इसके बाद जैसा मैंने पहले बताया कि 36 जनसभाएं और रोड शो कर्नाटक चुनाव में प्रस्तावित है। आज चूंकि उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव चल रहा है, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार की कमान संभाले हैं। तो ऐसे में आज जो उनका शेड्यूल था वो कर्नाटक में एक दिन का चुनाव प्रचार प्रसार का था। उसके बाद कल वो आगरा दौरे पर रहेंगे, उसके बाद वो बसपा दौरे पर रहेंगे, उसके बाद माना जा रहा है कि फिर वो कर्नाटक के दौरे पर आएंगे। तो कर्नाटक की चुनाव तक लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली प्रस्तावित और 36 रोड शो जनसभा भाजपा की तरफ से प्रस्तावित किए गए हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में वो वोट मांगेंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे। और उसकी शुरुआत आज कर्नाटक से शुरू हो गई है। जी ठीक है, अब जुड़े रहिए राहुल। अब सीधा हमारे दर्शकों को न्यूज रूम लिए चलते हैं। एसोसिएट एडिटर हमारे सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, अब ये जरा समझाइए कि कर्नाटक की राजनीति में जो फायर ब्रांड नेता सीएम योगी वहां पहुंचे हैं उसका असर कितना होगा कर्नाटक में, चूंकि यूपी की राजनीति और कर्नाटक की राजनीति में बहुत अंतर है, और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो जाना कितना बदलाव और क्या कुछ फायदा हो सकता है बीजेपी को? देखिए चित्रा, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत और कर्नाटक की सियासत में अंतर तो है, हाँ। लेकिन पिछले चुनाव पर अगर एक नज़र हम डालें तो 117 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीती थी, और वहां पूरी जो सीटें हैं वो 224 सीटें हैं, जिसमें से 69 सीटों पर कांग्रेस थी। जेडीएस की अगर बात की जाए तो जेडीएस भी पीछे थी, जो कि जनता दल सेक्युलर है। अब ऐसे में जो कर्नाटक में सियासी खेल हुआ था वो सबने देखा था, सभी दल जो है एक ही मंच से जाकर हुंकार भर रहे थे। वो 19 के चुनाव में भी परिदृश्य देखने को मिला, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। और 19 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी भी जीती, और कर्नाटक में भी पहले विपक्ष सरकार जरूर गठबंधन की बनी थी, लेकिन बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ देवगौड़ा की पार्टी का मिलन हुआ और फिर सरकार बनी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभी जो छवि बनी, माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाली, सदन में जब माफियाओं के लिए जो उन्होंने गरज के जो बयान दिया, और उसके बाद जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई, एनकाउंटर्स हुए, और फिर माफियाओं को खात्मा उनका किया गया, चाहे वो शूट आउट ही हुआ, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई उनकी, तो कुल मिलाकर लोगों की प्रतिक्रिया तो यही थी। देखिए जांच अपने हिसाब से चल रही है, व्यवस्थाएं अपने हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक जो छवि जो बनी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देने के बाद, उसके बाद कर्नाटक ही नहीं चित्रा, बाकी अन्य राज्यों में देखिए आने वाले समय में सबसे ऊपर जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें योगी आदित्यनाथ अभी से शुमार हो चले हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसी वर्ष में कई हिंदी भाषी राज्य भी हैं जिनमें चुनाव होना है, जिसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों में भी चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ की डिमांड है और योगी के बुलडोजर की डिमांड है। तो कर्नाटक में सीधा प्रभाव पड़ेगा जाहिर तौर पर इसका। 117 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर सियासत का पूरा घालमेल हुआ था, इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कर्नाटक को। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने अभी चुनावी वर्ष में जमकर वहाँ पर सौगातें दी हैं, करोड़ों करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं, उसका भी असर कहीं ना कहीं भाजपा को मिलने जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, और जाकर वहाँ पर उन्होंने मांड्या में देखिए जय श्री राम के नारे के साथ ही जो उद्घोष किया, माफियाओं को खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश में आप भय मुक्त हैं, और जाकर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी समय अब आपको कोई फिरौती नहीं मांगेगा, रंगदारी नहीं मांगेगी, ये जो बयान है, ये जो
भाषा है मुख्यमंत्री की, चाहे वो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में हो या फिर बाकी राज्यों के विधानसभा में हो, तो जाहिर तौर पर इसका असर तो देखिए सीधा, क्योंकि ये लोगों के हृदय से कनेक्ट करता है। अभी इससे पहले एक बार घटना जब हुई थी हैदराबाद की, आपको याद होगा, एक लड़की के साथ जब वो रात को स्कूटी से जा रही थी तो कुछ वहशी दरिंदों ने उसके साथ जो कृत्य किया था और पुलिस कस्टडी में ही उनका इनकाउंटर जब हुआ, वो भाग रहे थे और पुलिस उन्हें पेशी के लिए ले जा रही थी। उसके बाद से वहाँ की जनता ने उन पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए थे चित्रा, और यही वजह है कि जब इस तरह के अपराधियों का खात्मा होता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश समाज में जाता है। लोग भूल जाते हैं कि महंगाई क्या है, लोग भूल जाते हैं कि रोजगार क्या है, लोग भूल जाते हैं सड़क है, नाली है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसे माफियाओं से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, इनके आतंक से लोग परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि दिन रात अगर हम मेहनत मजदूरी करके कमाते भी हैं तो ये माफिया छीन ले जाते हैं। हाँ। तो सबसे पहले इन माफियाओं का खात्मा करना है, और माफियाओं का खात्मा करने के लिए एक और हिंदुत्व वाली जो छवि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बनी है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब से योगी शासन आया तब से हर कोई इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी। हम लोग भी जब फील्ड में जाते हैं, चित्रा आप भी जाती हैं, तो इस तरह की जाहिर तौर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं चित्रा, कि एक भी दंगा नहीं हुआ और हर एक कार्यक्रम, हर एक त्योहार इतने सद्भाव से, इतने शानदार तरीके से आयोजित हो रहा है। किसी तरह की कोई उहापोह की स्थिति नहीं, किसी के माथे पर, किसी के चेहरे पर बल नहीं। हर कोई अपने त्योहार को वो ईद मना रहा हो, कोई ताजिया निकाल रहा हो। सुनील जी, यही शायद एक बहुत बड़ी वजह है जो कर्नाटक की जनता को लुभाने में एक बहुत कह सकते हैं, क्योंकि जो एक नारा दिया गया है यूपी में नो दंगा सब चंगा, और दूसरा यहाँ पर अयोध्या का भी जिक्र किया, ये हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि देखिए अयोध्या राम मंदिर का जिक्र कर्नाटक में भी हुआ है, और यहाँ पर आकर उन्होंने जो त्रेता युग का भी जिक्र किया है कि यूपी और कर्नाटक का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। तो ऐसे में लगभग ये जरूर तय है कि बीजेपी के पास अब यहाँ कर्नाटक की धरती में सीएम योगी के आने के बाद से एक बहुत बड़ा फायदा इस बार के विधानसभा चुनाव में जरूर होने वाला है। बिल्कुल चित्रा, इसका श्रेय देखिए, इसका क्रेडिट जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और बीजेपी चाहती भी है कि 117 सीटों के पिछली बार जो मिली थी वो सीटें तो हैं ही, उसके अलावा हम पूर्ण बहुमत से आए ताकि हमें किसी की ज़रूरत न पड़े। जो पिछली बार इस तरह की स्थिति हुई, और जनता भी देखिए इस बात को बखूबी समझती है कि अगर पूर्ण रूप से आप किसी भी सरकार को चुनते हैं तो वो कार्यकुशलता उसकी बहुत ठीक रहती है और किसी तरह के गठजोड़ की स्थिति नहीं बनती है। वहाँ पर कभी एक आपने देखा होगा, एक दल किधर दूसरी दाईं ओर चल रहा है तो दूसरा दल बाईं ओर चल रहा है, इस तरह की स्थिति बन जाती है, तो वहाँ पर विकास के जो कार्य रहते हैं वो जरूर ठप होते हैं, और इस तरह की स्थिति हिंदुस्तान में रही है। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जिस 25 से 27 करोड़ की आबादी लेकर चलने वाला ये प्रदेश, जिसका एक मुखिया अकेला योगी आदित्यनाथ, जो भगवा पहनकर निकलता है। ठीक है, रोकूंगी इस बीच एक बड़ी जानकारी, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईईडी ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आ रही है। अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और यहां 11 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी जानकारी इस बीच अपने दर्शकों को दे दें, आईईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद होने की खबर सामने आई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। और देखिए, बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर है, यहां पर 11 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। एक और बड़ी खबर, बड़ी आईईडी ब्लास्ट के चलते देखिए छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद 11 जवान शहीद हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां आईईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हो गए हैं। एक और दुखद खबर सामने आई है। इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से आतंकी हमले की वजह से जवान जो है वो शहीद हो गए थे, और अब छत्तीसगढ़ से ये मामला निकलकर सामने आया है, जहां 11 जवान आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं। और तमाम जानकारी जान लेते हैं। सुनील जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, एक और बड़ी दुखद खबर ये सामने आई है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से हमारे जवान शहीद हो गए थे आतंकी हमले में, और अब छत्तीसगढ़ से ये मामला सामने आया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल चित्रा, और इसको देखिए, सरकारें बेशक अपनी पीठ थपथपाती रहें कि हमने ये सब पर कंट्रोल किया है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के जो अलग अलग तरीके के प्रयोग वहाँ किए जाते हो नक्सलियों के लिए, लेकिन इस तरह की जब घटना होती हैं तो बताती हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मंसूबे अभी भी ध्वस्त नहीं हुए हैं। नक्सलियों के मंसूबे लगातार अपने चरम पर हैं, और आईईडी ब्लास्ट में जब 11 जवानों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही
समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 50 साल उम्र के हैं लेकिन 5 साल जीने की बात है। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए, जो 3-3, 4-4 बार और दूसरी आखिरी बार तो अभी चोरी करके बने हैं। तो सुनील जी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, भूपेश बघेल को अभी हमने सुना, किस तरीके से वो कह रहे हैं इस घटना को लेकर के कि अब नक्सलियों पर एक ठोस कदम उठाया जाएगा। ये कदम पहले क्यों नहीं चित्रा, ये कदम पहले क्यों नहीं? क्या इस घटना का इंतजार हो रहा था? क्या ये माना जा रहा था कि पहले कोई बड़ी घटना होगी उसके बाद? देखिए, विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं, लेकिन नक्सलियों की जो कायराना हरकत है ना चित्रा, छत्तीसगढ़ में वो लगातार सामने आती रहती है। पुलिस मुखबिरी में ग्रामीणों की हत्या की जाती है, तब सरकार नहीं चेतती है, तब वहाँ का सिस्टम नहीं जागता है। उसके साथ साथ वहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं, आप सुकमा और बस्तर और दंतेवाड़ा को समझिए, जो कि अभी तक नक्सलियों के ही कब्जे में है, पूरी तरह से यहाँ पर नक्सलाइट हावी है। हालांकि कुछ जगहों से जरूर नक्सलियों को खदेड़ कर बाकी इन सीमा जो है तेलंगाना से लगा हुआ या फिर कर्नाटक से लगा हुआ जो बॉर्डर है वहाँ तक जरूर इनको, और जो महाराष्ट्र से लगा हुआ बॉर्डर है उन जंगलों में जरूर ये छिप कर रहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के ये इलाके ऐसे हैं चित्रा जहाँ पर नक्सलियों की आमद हमेशा रहती है और यहाँ के ग्रामीणों में उनका खौफ और भय रहता है। ग्रामीण करें भी तो करें क्या, सरकार की योजना वहाँ पहुँच नहीं पाती है। ग्रामीण अपना किसी भी तरीके से अपनी आजीविका को चलाने की कोशिश भी करते हैं चित्रा। मैंने खुद वहाँ जाकर कई बार रिपोर्टिंग की है और देखा है कि वहाँ किस तरह की स्थिति है। लोग आज भी वही फल फूल, वही जो वन संपदा है उसी पर जिंदा हैं। सरकारें कितनी भी दुहाई दे लें चित्रा के तमाम सारी व्यवस्थाएं हम रोजगार और मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें धरातल पर ध्वस्त हो जाती हैं। और ये बड़ी घटना जब होती है तो उससे पता चलता है। आज मुख्यमंत्री जी इस बात को जरूर कह रहे हैं कि हम और ठोस कदम उठाएंगे, हम ठोस कदम उठा के नक्सलियों को ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होगा कि इंतज़ार था कि आपको ये घटना हो, उसके बाद आप इस तरह की प्रतिक्रियाएं दें। पहले जब आप पर सवाल उठ रहे थे, आप नक्सलियों को लेकर के, जब ग्रामीणों की हत्याएं की जा रही थी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग क्यों ना हो या फिर बाकी किसी भी, देखिए हत्या जिसकी हो जाए या फिर जो भी किसी भी इस तरह की चीज़ों में संलिप्त होता है ना चित्रा, उसके लिए दल और ये सारी चीज़ें सियासत अपने हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हत्या चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता की हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता की हो या फिर जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता की हो, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हत्या हो, वो हत्या है। उसमें धाराएं जो है, कानून बदलता नहीं है कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो इसमें धाराएं कुछ और लगेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये सब चीज़ें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था और यही इसी का एक नतीजा रहा कि देखिए आईईडी जिस तरह से उन्होंने लगाया, चूंकि अक्सर करके छत्तीसगढ़ में जो सीआरपीएफ के जवान है ना चित्रा, सीआरपीएफ के जवान और जो लोकल पुलिस होती है छत्तीसगढ़ की, ये सभी मिलकर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हैं और समय समय पर सर्चिंग और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। ऐसे में जब इनका वाहन जब आगे निकलता है जंगल में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सावधानी बरतने वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये जो नक्सली हैं ऐसी जगह पर बॉम्ब लगाते हैं, आईईडी लगाते हैं चित्रा, जहाँ से ये गाड़ियाँ इनकी गुजरती हैं, जो जवानों की जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ से अपने वाहन लेकर जब गुजरते हैं तब वो इस चीज़ को बाकायदा रेकी करते हैं, मूवमेंट देखते हैं कि कहाँ से जवान किधर से आ रहे हैं। और नक्सलियों में अक्सर ये चीज़ देखी जाती है चित्रा कि नक्सली जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, ग्रामीणों के बीच में आ जाते हैं वो और ग्रामीणों की तरह व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं। उन्हें उनके हाथ में वेपन नहीं होगा, हथियार नहीं होंगे, लेकिन वहाँ से सारी जानकारी ग्रामीणों के माध्यम से सही या फिर खुद जाकर इस तरह की गतिविधियों को कि पुलिस क्या कर रही है, सीआरपीएफ के जवान कहाँ हैं, कैसा ऑपरेशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें उनका इंटेलिजेंस बहुत इन सब मामलों में ऐसा होता है कि आप पहचान नहीं सकते। पुलिस की जो सिस्टम है वो बेकार हो जाता है उनके आगे, ग्रामीणों की तरह वो रहते हैं माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ों को प्लान करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या कॉम्बिंग करनी है, कैसे कैसे हमें घात पहुँचाना है और जवानों को हमें एक बार फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देकर पीछे खदेड़ना है। ये सारी चीज़ें अक्सर करके नक्सलियों के साथ देखने को मिलती हैं, लेकिन इन्हीं मंसूबों को तो तोड़ना होता है, इन्हीं मंसूबों को तो ध्वस्त करना होता है। नक्सलियों की ऐसी क्या बड़ी स्थिति रही है जो कि खात्मा नहीं हो पाया। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चित्रा, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर ये आरोप लगते हैं कि नक्सलियों को शरणगाह देने वाले, नक्सलियों को पालने वाले यही राजनेता हैं, वो चाहे भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों। ये आरोप लगते आए हैं, हालांकि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि इस तरह की चीज़ों को लेकर जांच नहीं हुई,
लेकिन ये माना जाता है कि इनको संरक्षण राजनीतिक दल के लोगों का होता है, जो कि अपने अपने हिसाब से चीज़ों को कराने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जो घटना है बहुत दुखद घटना है, 11 जवान इसमें शहीद हुए हैं। ये जाहिर तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की इसमें बड़ी भूमिका हो जाती है जब नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ग्रामीणों की हत्या पर सरकार को ज़रूर कदम उठाना चाहिए था, तो शायद अगर सिस्टम पहले से और जागरूक होता चित्रा, तो शायद ये घटना ना घटती। बिल्कुल, और देखना होगा क्योंकि नक्सलवाद का जो मुद्दा है वो बड़ा ही पुराना है और ऐसे में सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, पीएम मोदी का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल को देखे श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे हैं। और जब वो चंडीगढ़ पहुंचे तो वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया उनके पहुंचने के लिए। और उसके बाद पीएम मोदी का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वागत करते हुए आगे वो बढ़े और यहां पर प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धासुमन अर्पित की है, श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं जहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे और उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और एयरपोर्ट की तस्वीरें। और ये जब प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो पहुंचे हैं और इस दौरान उनके साथ में कई लोग भी मौजूद रहे। भारी भीड़ यहां पर देखिए लगी रही है और अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम सैकड़ों लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि उनके साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे हैं, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रकाश सिंह बादल को अंतिम विदाई देने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे, उन्हें देखने के लिए पहुंचे, क्योंकि कल उनका निधन हो गया था। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और कल से ही श्रद्धांजलि देने का जो तांता है वो लगा हुआ है। लोग उन्हें अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे। दिल्ली नगर निगम के मेयर और उप मेयर के लिए चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर सफलता मिली है। मेयर चुनाव से भाजपा प्रत्याशी शिखा राय के नाम वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय फिर दिल्ली नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई हैं। हिंदी खबर ने दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय हमारे साथ है। शैली, दूसरी बार आप मेयर बनी हैं एमसीडी का एकीकरण होने के बाद, कैसे देखती हैं और क्या वजह लग रही है कि शिखा राय ने अपना नाम वापस लिया उस वक्त जब मतदान शुरू होने वाला था? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया और साथ ही उन्हीं की बदौलत और दिल्ली की जनता की बदौलत आज दोबारा से मुझे इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। और कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जो आज अपने नामांकन वापस लिए, उससे साफ साफ दिख गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज आम आदमी पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया। उनको मालूम था उनके पास नंबर्स नहीं हैं, उनके पास आंकड़े नहीं हैं। एक बार वो पहले हार चुके हैं मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, अब दूसरी बार अगर वो हार जाते तो शायद वो उस हार को स्वीकारना उनके लिए इतना आसान ना होता, तो इसीलिए आज उन्होंने अपने नाम वापस। लेकिन बीजेपी सांसद जो है हर्षवर्धन, उन्होंने कहा हमारे संस्कार हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं था तो हमारे संस्कार है, हमने नाम वापस लिया। वो संस्कार की बात कर रहे हैं। जी देखिए, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो स्टेटमेंट देंगे मीडिया के आगे, बट उनको भी मालूम था। देखिए, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, उनको मालूम था कि आज दोबारा से हम लोग हारने वाले हैं, तो उस हार को स्वीकार करना उनके लिए शायद बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए आज उन्होंने उसको इजीली तरीके से आज सदन में आम आदमी पार्टी के आगे अपने नामांकन वापस लेके अब खुद को सरेंडर कर। लेकिन शिखा राय का कहना है कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होता है तब तक मेयर और डिप्टी मेयर का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इसलिए मैंने अपने नाम को वापस। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर स्टैंडिंग कमेटी ऑल्दो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है नगर निगम में, और अभी आपको और हमको सबको मालूम है कि उसका जो केस है हमारा कोर्ट में चल रहा है और आने वाली 3 मई को उसके कोर्ट निर्देश देने वाला है। और हम भी चाहेंगे जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी बने ताकि पूर्ण रूप से जो नगर निगम के काम हो सके, हम फुल ऑन मोड में कर सकें। और रही बात कि मेयर का पावर नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन एंटिसिपेशन मेयर के पास काफ़ी पावर्स होती हैं। जी, एक अंतिम सवाल, पिछली बार जब आप मेयर बनी समय बहुत कम था, इस बार आप मेयर बनी हैं, पूरा 1 साल का समय आपके पास है, कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे पहले करने हैं? और एक और भी चुनौती थी क्योंकि 30 तारीख को मेगा पीटीएम में शिक्षा मंत्री अतिशी ने कहा था कि एमसीडी की स्कूलों में भी होगा, आप मेयर बन चुकी हैं, उस चीज़ को कैसे देखती हैं?
जी देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक जॉइंट मेगा पीटीएम का अनाउंसमेंट किया था, जो आने वाली 30 अप्रैल को जितने भी दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, साथ ही नगर निगम के स्कूल हैं, उसमें हम जॉइंट तरीके से एक मेगा पीटीएम का ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और नो डाउट इस मेगा पीटीएम से काफ़ी जो बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, जब टीचर्स और जो पेरेंट्स के अंदर जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप होता है, वो फिल होता है। 1-to-1 जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं मिलकर बच्चे के ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि उसका स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, बच्चे को डर किस चीज़ से लगता है, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। तो इन सब पर जो मेगा पीटीएम का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो एक चाइल्ड डेवलपमेंट में भी काफ़ी काम करता है और आने वाला जो रिजल्ट होता है उस पर भी बहुत काम करता है। हिंदी खबर की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं दिल्ली की मेयर बनने। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली की मेयर शैली ओबराय से। इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनौती नहीं है, काम करेंगे, जनता के भरोसे पर उतरेंगे। मेगा पीटीएम के माध्यम से बच्चों का भी और अभिभावकों को ले भी कई चीजें होंगी, लेकिन बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं था, बहुमत नहीं था, इसलिए वो केजरीवाल सरकार के आगे झुक गई और अपना नाम वापस ले ली। वीडियो जर्नलिस्ट निशान के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और वहीं दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे फिर से डिप्टी मेयर का पद मिला है, मैं जो भी काम पेंडिंग है वो मैं पूरा करूंगा। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ ही दूसरी बार फिर से आम आदमी पार्टी के ही मेयर और डिप्टी मेयर बने हैं। बात कर लेना चाहेंगे डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल हमारे साथ हैं। मोहम्मद जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि इसके पहले भी जब एमसीडी में वोटिंग हुई थी उस वक्त भी इतिहास में पहली बार हुआ था, आज भी जो हुआ वो भी इतिहास में पहली बार हुआ, बीजेपी ने नाम वापस लिया, आप फिर से डिप्टी मेयर बन गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। आम आदमी पार्टी के पास, उनके पास बहुत अच्छा हमारे पास बहुमत था। मैं समझता हूँ कि सदन का, दिल्ली की जनता का टाइम बचा है और लोकतंत्र की खूबसूरती को हमें बरकरार रखना चाहिए। जिनके पास नंबर्स हों, मैं समझता हूँ कि उनका पूरा अधिकार बनता है कि वो सरकार में बैठें, वो जिस निगम हो या दिल्ली सरकार हो या सेंटर हो, जिसके पास नंबर हो वो सरकार बनाता है। पिछली बार भी नंबर था लेकिन हंगामा भी था, इस बार नंबर तो नहीं था लेकिन शांति भी इतनी हुई जो कि किसी ने नहीं सोची थी। बिल्कुल, हमने भी नहीं सोची थी। मगर यही है, मैं चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र पे, कानून व्यवस्था पे और हम भरोसा करें तो इस तरीके के परिणाम हम देख सकते हैं, जैसे आज सदन ने देखा, दिल्ली वालों ने देखा, दिल्ली वालों ने इससे पहले का भी रुख देखा और आज का भी देखा। तो मैं सोचता हूं जो आज हुआ वही होगा। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी मजबूती से चलता है और अब हमें और ताकत के साथ दिल्ली की जनता के बीच में उतरना है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक अहम जिम्मेदारी मुझ पर और शैली जी पर दी और जो उन्होंने दिल्ली की जनता से वादे किए, जो दिल्ली की जनता ने ख्वाब देखे हैं, उन वादों को पूरा करना और उन ख्वाबों को सच करना अब हमारा पूरा कर्तव्य है। मोहम्मद जी, क्या वजह लग रही है बीजेपी ने जिस तरीके से अपना नाम वापस लिया, वजह क्या लग रही है? देखिए, ये इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उनकी अपनी पार्टी की इंटरनल इश्यूज हैं, क्यों लिया क्या नहीं। मगर हम चुनाव होता भी तो पूरी आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद, विधायक, हमारे सांसद सब आज सदन में मौजूद थे। हम चुनाव के लिए भी तैयार थे और उन्होंने वापस लिया है, वो उनकी पार्टी का इंटरनल इश्यूज हैं, तो उसमें मैं समझता हूं। आपने कहा था कि समय कम मिला था इस बार डिप्टी मेयर बनने पर, कुछ काम सारे नहीं हो पाए थे, अब पूरा 1 साल का समय है आपके पास, क्या कुछ काम है जो 1 साल के अंदर करने हैं? क्या कुछ भरोसा है जो दिल्ली की जनता के साथ वापस बरकरार रखना है? देखिए, वो तमाम चीजें जो दिल्ली की जनता से माननीय मुख्यमंत्री ने 10 गारंटीज को लेकर वादा किया, उन वादों को पूरा करना हमारे कंधों पे ये जिम्मेदारी है। दिन रात लग के 24 घंटे 365 दिन और हम इन कामों को करेंगे जो दिल्ली की जनता ने ख्वाब देखे। एक हिंदुस्तान की नगर निगम को, दिल्ली की कॉरपोरेशन को हिंदुस्तान की नंबर 1 कॉरपोरेशन बनाने का काम हम करेंगे। एक बार फिर से हिंदी खबर की पूरी टीम की तरफ से आपको डिप्टी मेयर बनने पे ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हिंदी खबर के तमाम हमारे देखने वालों का, जो हमेशा हमें देखते हैं, सुनते हैं और आपके माध्यम से हमारी आवाज जनता के बीच में जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल से। इनका साफ तौर पर कहना है कि
नहीं पता कि आखिर बीजेपी ने नाम वापस क्यों लिया, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, लेकिन हाँ, वो नाम वापस नहीं भी लेते तब भी आंकड़ा हमारे पास था, मेयर और डिप्टी मेयर तो हमारा ही बनना था। जो काम रह चुके थे अब वो पूरे जोश के साथ किए जाएंगे, जिससे दिल्ली की जनता का भरोसा, विश्वास बरकरार रहे। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।